हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर शुरू कर दीजिएगा। आहिस्ता से उसने घर का दरवाजा खोला। घर के सामने गाड़ी रुकते ही उसने ड्राइवर को वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन ये आरफ का हुक्म था कि उसे अकेला नहीं छोड़ना, इसलिए वो गाड़ी में बाहर ही बैठा था। उसने घर में दाल होते ही हर तरफ नजरें दुराई। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने आखिरी बार छोड़ा था। हर चीज वैसे ही बिखरी पड़ी थी, अलबत्ता बंद रहने की वजह से घर में धूल मट्टी हो रही थी। बिना दरवाजा बंद किए हुए वो अंदर की जानब चली गई, जैसे हर पुरानी याद को ताजा कर रही हो। असद साहब के कमरे में आकर वो वहां पर रखी हर चीज को बिगी आंखों से छूने लगी। उसके माँ बाप अब नहीं रहे थे और उसे अभी तक ये लग रहा था कि वो कोई भयानक ख्वाब देख रही है। उसने असद साहब की अलमारी खोली और उसमें से शीशे की बोतल निकाली जिसमें नींद की गोलियां मौजूद थी और उसे इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत महसूस हो रही थी। मामू ममानी का कार एक्सीडेंट हो गया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। माहिर सर छोड़े मुझे, तुम्हारे माँ बाप आप नहीं रहे, शी इज प्रेग्नेंट। हर मंजर जैसे फिल्म की तरह उसके जहन में चल रहा था। उसने सारी गोलियां बोतल से निकाल कर अपनी हथेली पर रखी, लेकिन उससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत करती, बाहर उसका गोलियों से माहिर उसका गोलियों से भरा हुआ हाथ झटक चुका था। उसके हाथ में रखी सारी गोलियां जमीन पर जा गिरी। ईजा ने गुस्से से सामने खड़े शख्स को देखा, लेकिन सामने खड़े माहिर को देखा गुस्से की जगह खौफ ने ले ली। ये क्या कर रही थी तुम? समझ नहीं आ रहा था इस लड़की की इस हरकत पर गुस्सा करे, साथी करे या एक थप्पड़ लगाए। अगर इस वक्त वो ना आता तो ना जाने ये लड़की क्या कर बैठती। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से। मैंने पूछा, ये तुम क्या कर रही थी? उसने चिल्लाकर अपना सवाल दोहराया। मर रही थी मैं, नहीं जीना मुझे। और अपने साथ साथ इस नन्ही सी जान को भी मार रही थी। हाँ, मार रही थी। उसने चीखा कहा। खौफ जैसे उसके पीछे कहीं चला गया था, लेकिन जब माहिर ने उसे कान से पकड़कर अपने करीब किया तो जैसे सोया हुआ खौफ फिर से लौट आया। मेरी एक बात कान ध्यान से सुन लो ईजा। छोड़ो मुझे। उसे ईजा की बात जैसे सुनी ही ना थी, वो बस अपनी ही कहने में लगा हुआ था। मगर तुमने दोबारा खुद को या इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पहले जो तुम्हारे साथ किया था वो अनजाने में गलती से किया था, लेकिन अगर तुमने इस बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो इस बार जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो पूरे होश हवास में करूंगा। उसकी बातें सुनकर वो खौफ से बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और उसका खौफ से सफेद पड़ता चेहरा देखकर माहिर ने उसके कंधों पर अपनी गिफ्ट ढीली की, लेकिन छोरा फिर भी नहीं था। देखो ईसा, जो हो गया उसे भूल जाओ, वरना मुझसे खौफ ज़दा होना छोड़ दो। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिए वो नरमी से कह रहा था। ईसा ने अपनी बंद होती आंखों से उसे खुद से दूर करना चाहा और अगले ही पल उसकी बाहों में बेहोश हो गई। माही ने फिक्रमंदी से उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन उसे होश में ना आता देखकर अपनी बाहों में उठाए उसे बाहर की तरफ लेकर गया। ड्राइवर को पहले ही यहाँ से भेज चुका था, एक झूठी फोन कॉल करवा कर उसका वजूद अपनी बाहों में उठाए ही उसे बेहद हैरत हुई थी। भला कोई इतना नाजुक भी हो सकता है? मिशा को मैसेज करके उसने घर से बाहर बुलवाया था, जिसका मैसेज देखते ही बाहर भाग कर आई थी। माहिर ने गाड़ी घर से थोड़े फासले पर खड़ी की हुई थी। क्या हुआ है ऐसे? उसने बैग सीट पर लेटी ईजा को देखकर परेशानी से पूछा। बेहोश हो गई थी। क्यों? आपने क्या कहा है उससे? आपको उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। मैं लेकर गया था, खौफ की वजह से बेहोश हुई थी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। प्लीज तुम इसका ख्याल रखना, तुम प्लीज उसका ख्याल रखा करो मिशाल। माहिर सर, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। उसके कहने पर माहिर ने अपना सर हिलाया। उसे वाकई में ये बात कहने की जरूरत ना थी। उसके वैसे भी सब उसका वैसा बहुत ख्याल रखते थे। मैं बड़ी मामा को यहाँ पर भेजूंगा। मैं चाहता हूँ वो ईजा से बात करें। मेरी ना से उनकी तो सुन लेगी। जो आप चाहते हैं ना वो कभी नहीं होगा। बाबा आपकी इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे माहिर साहब। अगर ईजा मान गई तो वो भी मान जाएंगे। फिलहाल मुझे उसे अंदर लेकर जाना है, लेकिन तुम्हारे पापा ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे। मैं उसे खुद ले जाऊंगी। मिशान ने बैग डोर खोला। तुम उसे कैसे लेकर जाओगी मिशाल? माहिर सर, ईजा जैसी लड़की को ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उससे माहिर की मदद से उसे घर से बाहर निकाला और उसे अपनी गोद में उठाए अंदर ले गए। मिशाल, ईजा की बानिस्बत काफी सेहतमंद थी। उसने ईजा जैसी लड़की को इतने आराम से उठाकर लेकर गए, ये बात कोई इतनी हैरान कुन नहीं थी। आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो जब से आई थी उसे यही रोना लगा हुआ था कि मायर के साथ हुआ हादसा उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसीम पर आ रहा था, जिसने सब जानते हुए भी उसे हर चीज से लाइलम रखा। उसीम नहीं चाहता था तुम इस बात का इलम हो। हम तुम्हें परेशान ही करना चाहते थे। प्रीशा ने उसे समझाने की एक और कोशिश की, जो वो काफी देर से कर रहे थे। मेरी शादी होगी तो आप लोगों ने मुझे बिल्कुल पराया कर दिया। मुझे लाला से मिलना है, कहाँ है वो इस वक्त घर पर नहीं है नूर, लेकिन प्लीज आप रोना बंद करो। आपके रोने से माहिर और परेशान होगा। मोतिव सिंह ने नरमी से उसके आंसू साफ करके उसे अपने साथ लगा लिया। शुक्र था इस वक्त माहिर जान नहीं था, वरना उसे रोता हुआ देखकर उसे मजीद परेशान हो जाना था।
तो अब माहिर भाई की शादी ईजा से हो जाएगी। हयात ने चेहरा मोड़कर अपने बराबर बैठे शामिर को देखा। इस वक्त वो दोनों लॉन्च में अकेले बैठे हुए थे। पता नहीं घर वाले कब से वापस आएंगे। मैं नहीं जानता हयात, वो लोग जब तक वापस नहीं आएंगे, जब तक माहिर लाला का मसला हल नहीं हो जाता, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएगा, आप देखना। उसके कहने पर शामिर ने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। मेरी प्यारी बीवी, मुझे इतनी इज्जत मत दिया करो, आदत नहीं है मुझे, तुम मेरी आदत बिगाड़ रही हो। तो आदत डाल लेना, क्योंकि मैं तो आपको सारी जिंदगी ऐसे ही मुहातम करूंगी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया नूर? कमरे में दाल होते ही उसे बेड पर बैठी नूर से कहा, जो उसे देखते ही अपने चेहरे का रुख मोड़ बैठी थी। सुबह की गई हुई वो उसके आने से 20 मिनट पहले घर आए थे। आज उसे खुद भी काफी देर हो गई थी और घर आकर मुलाजमा से यही सुनने को मिला कि वो आते ही सीधा अपने कमरे में जा चुकी है। उसने कुछ खाया नहीं था और उस सीरम को यही फिक्र हो रही थी। उसे पता था जब माहिर वाली बात उसके सामने आएगी तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, और पता नहीं उस पर परेशानी में उसने कुछ खाया भी है या नहीं। नूर, क्या हुआ है? अपना कोट उतारकर उसे साइड पर रखा और जाकर उसके करीब बैठ गया। आप जानते थे ना कि लाले के साथ क्या हुआ है? हाँ, मैं जानता था, उसने एतराफ किया। तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बता देता तो तुम क्या करती? उसके साथ जो हो चुका है उसे बदल देती। बदल नहीं सकती थी उस सीरम पर, इस वक्त मैं उनके साथ तो होती। तुम उनके साथ होती तो तुम खुद भी परेशान हो जाती, जिससे मायर की परेशानी खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ जाती है। अपने भाई पर भरोसा है तो यकीन रखो वह सब कुछ ठीक कर लेगा। उस सीरम ने उसके भीगे गाल साफ किए। उसका नरम रवैया देखकर नूर उसके गले लग गई। उस सीरम, मुझे हनीमून पर नहीं जाना है। उसके कहने पर उस सीरम के लब बेएहतियार मुस्कुरा उठे। ठीक है, हम नहीं जा रहे, तुम जब चाहना चाहोगी हम बस तब भी चले जाएंगे। उसे मजीद साथी से खुद में कैद करके उस सीरम ने उसके माथे पर अपने लब रख दिए। नॉक करके उसने आशा से कमरे का दरवाजा खोला, जहां पर पहली नजर बेड पर बैठी इज़ा पर गई, जो कि खिड़की की तरफ देखती अपनी सोचों में गुम थी। अपना गला खनखाड़ कर आयरा ने उसे अपनी तरफ मतवजह किया और वो जो अपनी सोचों में गुम थी आयरा की खनखाड़ कर पूरी तरह चौंकी। आप कौन है? मैं आयरा हूँ, क्या यहाँ पर बैठ सकती हूँ? उसे बेड की तरफ इशारा करके इजाजत मांगी। उसके कहने पर इज़ा एक तरफ होगी, मतलब उसे बेड पर बैठने की इजाजत दे दी। थैंक यू इज़ा। आप कौन है और यहाँ पर क्यों आई हैं? मैं माहिर की ममानी हूँ। तो आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तुमसे कुछ बातें करनी है। उसे गौर से इस लड़की को देखा, जो दिखने में ही 16-17 साल की लगी थी, लेकिन वो थी 19 साल की। ये तो उसे भी पता था। मुझे कुछ नहीं सुनना है, लेकिन मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बताओगी तुमने अपने बारे में क्या सोचा है, अपने बीए के बारे में क्या सोचा है? मैंने कुछ सोचा है ना, मुझे कुछ सोचना है। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि वो एक लम्हे के लिए रुकी। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। माहिर तुमसे शादी करना चाहता है इज़ा। उसके कहने पर ईजा ने जैसे सदमे से उसे देखा। आपकी बेटी है? नहीं, लेकिन सोचिए अगर उसके साथ में यही हुआ होता तो क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से कर देते? मैं इस बारे में क्यों सोचूं जो बात है ही नहीं। ईजा, माहिर बहुत अच्छा है, उससे जो भी गलती हुई है वह अनजाने में हुई है। वो होश में कभी ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम उसे एक मौका तो दो। ये बात आपके लिए कहना आसान है शायद। हाँ, तो फिर तुम बता दो तुम क्या चाहती हो। मैं आपको बता चुकी हूँ। संजीदगी से कहते हुए दोबारा खिड़की की तरफ देखने लगी। तुम्हारा यही फैसला है इज़ा? जी। तो फिर ठीक है, हम इस मामले को जल्द अज जल्द खत्म कर देते हैं। मेरी दोस्त एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है। मेरे ये आमना के साथ तुम चल लेना, ताकि ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। आयरा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख कर दबाया और अपनी जगह से उठकर चले गए। जबकि उसके जाने के बाद इज़ा कितनी देर तक खुद अपनी कई बातें सोचती रही। ये उसने क्या कह दिया था, गलत कहा था या सही? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं बड़ी मामा? उसकी बात सुनकर माहिर बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। माहिर, वो ऐसा ही चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। यहाँ तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। ये उसकी मर्जी होगी, वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। तुमसे समझो तो माहिर वो गलत भी नहीं है। आयरा ने नमी से उसका शाना थपथपाया। नहीं, यहाँ उसकी मर्जी नहीं चलेगी। वो जो करना चाहती है मैं वो होने नहीं दूंगा। और ये बात मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। आप उसकी बात मानने के बजाय उसे समझा दें। उसे दांत पीसते हुए कहा। वो नहीं बता सकता था इज़ा के इस फैसले से उसे कितना गुस्सा आ रहा था। अपनी बात कहकर वो वहां चला गया, लेकिन आयरा बस अपना सर नफी में हिलाती रह गई। एक तरफ आयरा थी, एक तरफ इज़ा थी जो अपना फैसला बदलने पर तैयार ना थी, और दूसरी तरफ माहिर था जो उसका ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं था। गार्ड बाहर कुर्सी पर बैठा सो रहा था। माहिर ने अफसोस से उसको देखा, लेकिन फिर सोचा अच्छा ही है जो सो रहा है, उसके लिए तो आसानी ही रहे।
दरवाजा बंद पड़ा था, इसलिए वहां पर बनी दीवार पर चढ़कर अंदर की तरफ कूदा और इसी खिड़की के सामने जगह खड़ा हुआ जहां पर पहले उसे ईदा मिली थी। उसने आयशा से खिड़की खोली। ये शायद उसकी अच्छी किस्मत थी जो पहले की तरह आज भी वो खिड़की खुली हुई थी। उसने आयशा से कमरे में कदम रखा और हल्के लैंप की रोशनी में बेड पर लेटे इस वजूद को देखने लगा जो अपने आधे वजूद पर कमर डाले सो रहे थे। धीरे धीरे कदम उठाता हुआ माहिर उसके करीब जाने लगा। नींद में उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने हाथ हिलाने चाहे लेकिन वो भी जैसे किसी चीज में बंधे हुए थे। उसे डर के मारे जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर झुके हुए माहिर को देखकर जैसे सारी नींद कहीं पर दूर चली गए थे। उसने अपना हाथ हिलाने चाहे लेकिन वह माहिर की गिरफ्त में थे, जबकि माहिर का दूसरा हाथ उसके मुंह पर था। खौफ से उसका वजूद कांपने लगा। उसे लगा माहिर फिर उसके साथ वही सब कुछ कर देगा जो वो कुछ नहीं कर पाएगी। अपनी बेबसी देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या कहा था मैंने तुमसे? तुम इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर तुमने बड़ी मामा से ऐसा क्यों कहा? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी। शादी करना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हें उस बच्चे को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम्हें ये मंजूर ही नहीं है। उसने ईसा के हाथों को छुआ जो उसके छोड़ते ही उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगे। ईसा, मैं अपनी गलती मानता हूँ और तुम मेरी बात ना मानकर मुझे एक और गलती करने पर मजबूर कर रही हो। कल तुम बड़ी मामा के साथ कहीं नहीं जाओगी और अगर गई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ। उसने अपना हाथ उसके लबू से हटाया। उसके ऐसे करते ही इज़ा चीखते हुए मिशा को आवाजें देने लगी। उसका पूरा चेहरा आंसू से भीग चुका था और माहिर ने अपने कदम वापस खिड़की की जानब बढ़ा दिए और जैसे ही उस कमरे से बाहर निकला, मिशाल समेत पूरे सारे घर के अफराद भागते हुए उसके कमरे में आए। इस वक्त वो इतना घबराई हुई थी कि किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं था। इस वक्त पूछना वैसे भी बेकार था और वो कुछ बताने की हालत में नहीं थे। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकते ही उसने अपना हाथ बेसाता अपने पैर पर रखा। वो ये क्या करने जा रही थी? ये गलत था। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। ईजा, चलो उतरो। आयरा की आवाज सुनकर उसने चौंक की तरफ देखा। वो दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतरे। अमना भी उनके साथ आने वाली थी, लेकिन दादी जान की तबीयत खराबी की वजह से वो नहीं आ सकी, जबकि मिशाल खुद उसके साथ नहीं आई थी क्योंकि वो इस फैसले के हक में नहीं थे जो ईजा ने लिया था। उसका हाथ पकड़कर आयरा उसे अपने साथ अंदर लेकर जाने लगे जब उसके पर्स में रखा हुआ फोन बजने लगा। उसने फोन निकाल कर देखा जहां पर आलम की कॉल आ रहे थे। ईजा, तुम अंदर जाओ, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। उसके कहने पर अपना सर हिलाती वो अंदर जाने लगी जब दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था मानो बाहर आ जाएगा। उसके ज़हन में मायर की बातें गूंजी जो उसे कल रात तो कहती और उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। उसे इस वक्त अकेला नहीं रहना था। अगर माहिर यहाँ आ गया तो बाहर निकलकर उसने आयरा को ढूंढा जो उसे फोन कॉल पर बात करते हुए मिल गए। उसने अपने कदम आयरा की जानब बढ़ा दिए जब किसी ने अपना हाथ पकड़ा, उसे अपनी गाड़ी में बिठा दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि उसे कुछ समझने का मौका ही ना मिला। ड्राइविंग सीट पर माइक को बैठा देखकर उसने दरवाजा खोलना चाहा लेकिन वो लॉक था। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। उसके अंदाज में इल्तिजा थी जिसे नजरअंदाज किए हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं कह रही हूँ कि दरवाजा खोलो, उतारो मुझे यहाँ से, उसने चलाकर कहा, जिस पर माहिर ने अपने गुस्से से शुरू होते हुए आंखों से उसकी तरफ देखा। जिसके बाद ये हुआ कि वो चीख नहीं रही थी, वो बस रोते हुए कोशिश कर रही थी कि किसी तरह भी इस घर से निकल जाए। स्टेयरिंग पर अपनी गिफ्ट साथ किए वो काफी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी मुतसिम के घर के सामने रोककर वो अपनी सीट से उतरा और ईजा की तरफ आकर उसका दरवाजा खोला। नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। वो सैम के पीछे हुई जबकि उसके कहने पर माहिर ने बिला झिझक उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा और खींचता हुआ अंदर ले गया। छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरी बात ना मानकर अपना नुकसान खुद किया है। उसे खींचता हुआ वो घर के अंदर लेकर आया था और एक कमरे में जाकर उसका हाथ छोड़ा। वहां वॉशरूम का खुला दरवाजा देखकर इज़ा भागने लगी क्योंकि इस वक्त वो वॉशरूम में भी उसे मार से बचने के लिए बेहद महफूज लगा था, लेकिन उसकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए उसने इज़ा का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाया। उसकी इस हरकत पर इज़ा दीवार के कोने से लगकर बैठ गई थी। उसका वजूद खौफ से कांप रहा था, लेकिन आज माहिर को किसी चीज की परवाह ना थी। इधर देखो। उसके थोड़े पर हाथ रखकर माहिर ने उसका चेहरा जबरदस्ती उठाकर अपनी तरफ किया। उसका चेहरा पसीने और आंसू से भीगा हुआ था। क्या कहा था मैंने तुमसे? माहिर के साथी से कहने पर उसने अपनी थोड़ी पर रखा उसका हाथ झटका और मजीद पीछे होने लगे। ईजा, मैंने तुमसे क्या कहा था? उसके दहाने पर ईजा की कपकपाहट में मजीद इजाफा हुआ। मुझे मना किया था जाने से। तो फिर तुम क्यों गई? मेरे मना करने के बावजूद क्यों गई तुम? उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। दिल तो ये हाथ ईजा पर उठाने का चाह रहा था, लेकिन
वो उस पर हाथ नहीं उठा सकता था। मुझे जाने का तो तुम अब नाम भी मत लेना, तुम यहीं रहोगी मेरे पास। उसके कहने पर ईज़ा ने खौफजदा निगाहों से उसको देखा। मुझे नहीं रहना ईज़ा, निकाह करोगी मुझसे? मुझे जाने दो ईज़ा, मुझसे निकाह करोगी? उसने अपना सवाल दोहराया। नहीं, मुझे नहीं करना। तो फिर यहीं रहोगी तुम मेरे साथ बगैर निकाह के ही सही, लेकिन तुम्हें अपने पास रखूंगा। उसने ईज़ा के चेहरे पर अपना हाथ रखा जिसे उसने झटकना चाहा, लेकिन उसका हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर इसने ईज़ा का चेहरा अपने बेहद करीब कर लिया। मंजूर है तुम्हें? प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हारे ये आंसू इस वक्त मुझे बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे। रास्ता दिया है मैंने तुम्हें, जायज रिश्ते में मेरे साथ रहो, नहीं रहना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। माहिर ने उसे अपने मजीद करीब किया, जबकि उसे अपने इतने करीब देखकर गुजरा हर लम्हा ईज़ा के जेब में घूमने लगा और अगले ही पल वो होशिया हवा से बेगाना हो गए। अपनी बाहों में मौजूद इस लड़की के बेहोश वजूद को देखकर माहिर ने गहरा सांस लिया, उसे अपनी बाहों में उठाकर बैग पर लटाया। जब दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, माहिर जानता था जिस तरह वो ईज़ा को अपने साथ लाया था, मुलाजम जरूर किसी न किसी को इत्तला कर देंगे। उसे दरवाजा खोला जहाँ पर साहिर खड़ा था। उसे दिखा देकर साहिर अंदर दाल हुआ और नजर बैग पर लेटी ईज़ा पर पड़ी। क्या किया है तूने? कुछ नहीं किया, वो खुद ही बेहोश हुई है। उसे यहाँ पर क्यों लाया है माहिर? क्योंकि जो ये करने जा रही थी वो मैं होने नहीं दे सकता। उसके गुस्से से कहने पर साहिर ने हैरत से उसको देखा। यह माहिर का बिल्कुल नया रूप था जिसे वो इस वक्त देख रहा था। बाबा साईं, पहले तुझसे हफाएं, उन्हें तेरी इस हरकत का पता चला तो मजीद नाराज हो जाए। उसके अंदाज में लापरवाही थी। माहिर उसे वापस घर छोड़कर आ। नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। माहिर, उसे यहाँ रखने से ये तुझसे मजीद खौफजदा रहेगी। बेहतर है उसे वक्त दे, हो सकता है कि ऐसे ये खुद ही ठीक हो जाए। सैर के कहने पर उसने गहरा सांस लेकर बेड पर लेटी हुई ईज़ा को देखा और सैर की बात समझकर आहिस्ता से अपना सर हिलाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ईज़ा बेटा जवाब दो। उसकी मसलसल खामोशी देखकर अमना ने उसे हल्का सा हिलाया, जिस पर उसने कपकपाते लबों से कहा, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने जब से अपनी आंखें बंद कर ली। जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। आज वो अपना सब कुछ उस शख्स को सौंपने जा रही थी जो उसकी इज्जत का लुटेरा था। कबूल है। होश में आते ही उसने अपने सर पर हाथ रखा। अजनबी जगह को देखकर याद करना चाहा कि वो कहाँ है। जब नजर सामने सोफे पर बैठे माहिर पर गई, उसको देखते ही याद आ गया कि वो कहाँ थी और अभी तक उस शख्स के पास है। खाना खा लो ईज़ा। उसने साइड टेबल पर रखी ट्रे की तरफ इशारा किया। मुझे घर जाना है। किसके घर? मेरे घर। तुम्हारा कोई घर नहीं है ईज़ा, तुम अपनी दोस्त के घर पर रह रही हो। उसके कहने पर ईज़ा ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। वाकई अब उसका कोई घर नहीं था और यह हकीकत बहुत ही अजियतनाक थी। अपनी जगह सुनकर माहिर बेड पर उसके पास आकर जाकर बैठ गया, जबकि उसके बैठते ही वह खिसकती हुई बेड के आखिरी कोने पर जा बैठे। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? उसे रोंदे हुई आवाज के साथ कहा। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हुआ हूँ कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। क्या चाहिए आपको? मुझे ये बच्चा चाहिए। नहीं मानी मुझे आपकी कोई भी बात, मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ। तुम 100 बार भी ये कदम उठाओगी ना तो मैं 100 बार तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, लेकिन उसे कोई नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। उसके लहजे के साथ ही देखकर खौफ से जैसे ईज़ा के सारे अल्फाज गायब हो चुके थे। ईज़ा, तुम्हारा अब कोई नहीं है। माँ बाप तुम्हारे मार चुके हैं। तुम्हारी फूफा तुम्हें किसी कीमत पर अपने पास नहीं रखेंगी। रह गई मिसाल तो वो भी तुम्हें कब तक अपने साथ रखेगी? कहाँ जाओगी तुम? क्या करोगे? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी होती है। मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, बस मेरी एक बात मान लो। क्या? उसने बेताबी से पूछा। अभी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश उसकी यही थी कि माहिर उसका पीछा छोड़ दे, मुझसे निकाह कर लो। ये बच्चा मुझे दे दो। तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन उसे मुझे दे दो। जब ये मुझे मिल जाएगा ना तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। बस ये मुझे दे दो। उसके बाद अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस ये मुझे दे दो। उसके कहने पर ईज़ा ने भीगी आंखों से उसको देखा। वो उससे क्या मांग रहा था? ये बच्चा जो उसका अपना था, क्या वाकई में वो इतनी आसानी से उसे वो बच्चा दे देती? हाँ, शायद उसे पीछा छुड़ाने के लिए दे देते। फिर आप कभी मुझे तंग नहीं करेंगे? हाँ, कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। बस उसे मुझे दे दो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाए। उंगलियां उठ चुकी हैं मायर साहब। तो मुझे इतना हक दो कि मैं उठने वाली इन सारी उंगलियों को तोड़ दो। अपने होंठ पीच कर उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन रोकने के बावजूद भी वो निकल ही आए थे। वो गलत तो नहीं कह रहा था। अब उसका उस दुनिया में था ही कौन? मिशाल जिसकी वजह से हर वक्त परेशान रहती थी, आखिर कब तक वो उसकी वजह से अपनी जिंदगी ऐसे छोड़कर बैठी रहती?
साहिर ने मुलाजिमों को ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया था कि माहिर किसी लड़की को यहाँ पर लाया। सिर्फ आयरा ही इसकी इस हरकत के बारे में जानती थी, वो भी इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल में ईजा की गैर मौजूदगी देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसकी वजह से साहिर ने उसे ये बात बता दी। अलबत्ता आरिफ के घर पर भी सबको यही पता था कि वो आयरा के साथ गई है। माहिर आया, उसे लेकर गया, इस बात से सब अनजान ही अनजान थे। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने सन्नाटे में आरिफ और आमना की साफ आवाज सुनाई दे थी, जिनकी गुफ्तगू का मौजू इज्जा था। इज्जा के बारे में क्या सोचा है आरिफ, क्या मतलब है? उसने नजर सामने रखी फाइलों पर जमाया मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया, मेरा मतलब है वो कब तक यहाँ रहेगी? यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? आरिफ, मुझे डर है कि उसकी वजह से मिशाल के लिए कोई मसला न बन जाए। जब से इज्जा आई है वो खुद को भूल चुकी है। हमारी बेटी कोई इतनी छोटी नहीं है, कुछ वक्त बाद हमें उसकी शादी भी करनी है। ऐसे में इज़ा की यहाँ पर मौजूदगी उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। उसे पता था इज़ा इस वक्त घर पर नहीं है। अगर पता होता तो कभी इतनी आराम से इतनी तेज आवाज में बात ना कर रही होती। उसकी बातें सुनकर इज़ा ने गहरा सांस लिया और अपने कमरे में चले गई। उसे यह सब बातें बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि वो जानती थी वो गलत तो नहीं कह रहे थे। आमना, इज़ा मेरे लिए मिसाल जैसी है। अगर मैं किसी की बेटी की मदद करूंगा तो भला मेरी बेटी के लिए क्यों मुश्किल पैदा होगी? अल्लाह मेरी बेटी के लिए आसानियां पैदा कर देगा। एक पल को रुककर वो फिर कहना शुरू हुआ, माहिर उसे शादी करना चाहता है तो इज़्ज़त से बात करूं? आयरा भाभी ने भी की थी, वो इनकार कर चुकी है, लेकिन अगर वो इकरार कर देती तो मैं बिना वक्त जाए कि उसे माहिर के साथ रुखसत कर देता, क्योंकि मैं जानता हूँ माहिर एक बहुत ही अच्छा इंसान है। इस वक्त इज़्ज़त के लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। उसने एक गलती की, वो भी अनजाने में, उसकी वजह से मैं माहिर की अच्छाइयाँ इग्नोर नहीं कर सकता। उसकी बात समझकर आमना ने अपना सर हिलाया, लेकिन दिल में ये तय कर चुकी थी कि इज़्ज़ा से खुद एक बार इस बारे में जरूर बात करेगी। क्या पता वो उसकी राय बदलने में कामयाब हो जाती। मुझसे निकाह कर लो, ये बच्चा मुझे दे दो। तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन उसे मुझे दे दो। जब ये मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। बस ये मुझे दे दो, उसके बाद अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस ये मुझे दे दो। उसकी सोचों को पहुंचते हुए दरवाजे की आवाज ने तोड़ा, आ जाएं। तुम कब आई इज़ा? ये तो मुझे मुलाजमा ने बताया कि तुम कमरे में हो। आमना ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, क्या हुआ? तुम डॉक्टर के पास गई थी? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था ना? उसने तशवीश से पूछा। मैंने अपना फैसला बदल लिया। उसके कहने पर आमना को थोड़ी हैरत हुई। ऐसा वहां क्या हुआ था जिसने उसे फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया? अपनी हैरत छुपाकर उससे वो बात करने लगी जिसे करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। गहरा सांस लेकर उसने अपनी बात शुरू की। माहिर तुमसे शादी करना चाहता है इज़ा। आयरा भाभी ने तुमसे बात की होगी। हाँ की थी। उसका चेहरा बेतासर था। तो तुम्हारा क्या फैसला है? मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके कहने पर आमना ने हैरत की तरफ देखा। उसकी इतनी जल्दी राजी हो जाने की उम्मीद जो नहीं थी। नहीं, तुम अच्छे से सोच लो फिर जवाब देना। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही। तुम इनकार करना चाहो तो करो, तो तुम्हें पूरा हक है बेटा। मैं सोच समझ कर जवाब दे रही हूँ आंटी, मुझे कोई एतराज नहीं है। सोच तो वो चुकी थी कि माहिर ने सही कहा था, उसके पास यही एक रास्ता था। इस बच्चे को वो चाह कभी खत्म नहीं कर सकती थी। करना चाहती तो माहिर ऐसे होना ना देता, और फूफो उसे अपने पास रखने को तैयार ना थी। और मिशा के घर पर भी वो कब तक रहती? सारे बंद दरवाजों में उसके लिए बस एक यही दरवाजा खुला था। आमना की बात सुनते ही आरिफ ने मुतसिम को इज़ा का जवाब बता दिया, जिसके 2 दिन बाद ही उनका निकाह रख दिया गया था। वैसे भी किसी का कोई भी शोर शराबा नहीं होना था, क्योंकि उसके वालिदैन को गुजरे अभी वक्त ही कितना हुआ था। ऐसे में बस सादगी से ही उनका निकाह होना था। दुपट्टा थोड़ी तक डाले हुए बस गायब दिमागी से अपने साथ होती कार्रवाई देख रही थी। पूरा कमरा घर के अफराद से बड़ा हुआ था, लेकिन नजर उठाकर उसने एक बार भी किसी को नहीं देखा था, ना ही उसे देखना था। वो बस खामोशी से मौलवी साहब के अदा के हुए अल्फाज सुन रहे थे, जो उसने उसकी रजामंदी के लिए पूछे थे। क्या आपको ये नकाब कबूल है? इज़ा बेटा जवाब दो। उसकी मसल्ला खामोशी देखकर आमने से हल्का से हिलाया, जिस पर उसने कपकपाते लबों से कहा, कबूल है। क्या आपको ये नकाब कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये नकाब कबूल है? उसने जब से आंखें बंद कर ली। जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। आज वो अपना सब कुछ उस शख्स को सौंपने जा रही थी जो उसकी इज्जत का लुटेरा था। कबूल है।